प्यारे बच्चों, आशा है आप अच्छी तरह से होंगे। हमारे विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा आपकी कक्षा के सभी विषय के वीडियो बनाए गए हैं। वीडियो के प्रथम भाग में आपको अध्याय समझाया गया है और उसी वीडियो के दूसरे भाग में आपको अभ्यास कराए गए हैं। अभ्यास करते समय या तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बना लीजिएगा। आज हम गणित विषय पर चर्चा करेंगे। ज़्यादातर बच्चों को गणित एक कठिन विषय लगता है, जबकि यह एक बहुत सरल विषय है और यह अभ्यास पर आधारित होता है। किसी भी कक्षा की गणित पढ़ने से पहले आप उस अध्याय जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं उसके सूत्र, परिभाषाएं और नियमों को अच्छे से समझिएगा और फिर प्रश्नावली करिए, आपको गणित सरल लगेगी। हम भी इसी तरह से आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम आपको सूत्र, परिभाषाएं और नियम बताएंगे, तो यह आप अपनी फेयर कॉपी के पीछे लिख लें और या फिर अलग से एक सूत्र कॉपी बना लें और उसमें संधारित कर लें। यह सूत्र हमेशा आपको आगे की कक्षाओं में भी काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 8वीं की गणित, अध्याय 1, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या पढ़ने से पहले आपको कुछ संख्याओं के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मूल अंक। तो मूल अंक जो हैं वह होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये कुल 10 होते हैं। सभी संख्याएं इन्हीं से बनी है, इसलिए इसे हम मूल अंक कहते हैं। प्राकृत संख्याओं को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। एन से दर्शाते हैं। एन बराबर 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश, यह 1 से शुरू होती है। पूर्ण संख्याएं, इन्हें हम अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं, इसलिए W से दर्शाते हैं। यह 0 से शुरू होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश अनंत तक। पूर्णांक संख्याएं, इन्हें हम इंटीजर कहते हैं। इन्हें हम I से दर्शाते हैं और यह अनंत से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। यदि हम 0 को बीच में ले लें तो दाहिनी तरफ धनात्मक 1, 2, 3 डैश डैश अनंत तक और बाएं तरफ ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 डैश डैश अनंत तक। ये जो पूर्णांक संख्याएं हैं इन्हीं से बनेगी परिभाषा परिमेय संख्या की। तो ध्यान से देखिए, परिमेय संख्याएं हम रेशनल नंबर कहते हैं, R से दर्शाते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा Q बराबर नहीं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इनमें से जो पूर्णांक संख्याएं हैं इनमें से कोई भी एक संख्या अंश में लिख दीजिए और कोई भी एक हर में, आपको परिमेय संख्या बन जाएगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि हर में शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे ऋण 2/3, 5/7, 9/5 शून्य, ये परिमेय संख्याएं हैं। आप कहोगे कि शून्य क्यों लिया? क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब 1। जिस भी संख्या के बटे में कुछ ना हो तो उसके बटे में 1 पढ़ा जाता है। अब देखें हम आगे, परंतु 5/0, ऋण 2/0 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इनके हर में शून्य है। यहां पर 0/1 होगा तो अंश में शून्य होगा, तो अंश में चल जाएगा, लेकिन हर में नहीं चलेगा। तो हर में शून्य है, इसलिए यह परिमेय संख्याएं नहीं है। आगे बात करते हैं योज्य तत्समक। योज्य तत्समक, जब किसी परिमेय संख्या में शून्य जोड़ा जाता है तो योग फिर से वही परिमेय संख्या आती है। अतः परिमेय संख्याओं के लिए योग के लिए शून्य एक तत्समक है। यदि A/B कोई परिमेय संख्या है तब A/B धन 0 बराबर A/B। इसे हम कुछ इस तरह से समझते हैं, जैसे 10 धन 0 बराबर 10, ऋण 2 धन 0 बराबर ऋण 2। यानी हम जो संख्या लिए थे उसमें हमने 0 जोड़ा तो वही संख्या हमको मिली, मूल संख्या ही मिली, इसलिए 0 को हम योज्य तत्समक कहते हैं। यह सभी संख्याओं के लिए है, चाहे पूर्ण हो चाहे पूर्णांक आदि। आगे बढ़ते हैं हम, तो हम देखें गुणात्मक तत्समक या गुणज तत्समक। जब किसी परिमेय संख्या के साथ 1 का गुणा करते हैं तो गुणनफल वही परिमेय संख्या आती है। अतः परिमेय संख्याओं के लिए एक गुणज तत्समक होगा।
यदि a बटे b कोई परिमेय संख्या है तो a बटे b गुणित 1 बराबर a बटे b। इसे भी हम उदाहरण के द्वारा देखें। 10 में 1 का गुणा करें तो 10 आता है, ऋण 2 में 1 का गुणा करें तो ऋण 2 आता है। यानी 1 का गुणा करने पर वही संख्या आती है जो हमें मूल संख्या थी, इसलिए हम 1 को गुणज तत्सम कहते हैं। यह भी सभी संख्या के लिए होता है। अब आगे बात करते हैं हम योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम की परिभाषा है कि किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या है जिसका योग उसी संख्या में करने पर योगफल 0 आता है। जैसे ऋण 2 का योज्य प्रतिलोम ऋण 2 होगा। 2 धन ऋण 2 बराबर 0। हम इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी दो संख्याएं हैं और उन्हें हम जोड़ें तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 0। इसलिए ये दोनों संख्याएं एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम कहलाती हैं। जैसे हम यहां पढ़ सकते हैं कि 2 का योज्य प्रतिलोम ऋण 2, अब यहां से पढ़ें तो ऋण 2 का योज्य प्रतिलोम 2 होगा। अगर हम व्यापक रूप में देखें तो यदि परिमेय संख्या हमारे पास a बटे b है तो a बटे b के लिए योज्य प्रतिलोम ऋण a बटे b होगा। अब हम एक नोट पॉइंट देख रहे हैं। इस नोट पॉइंट को आप अच्छे से समझ लीजिएगा तो आपको योज्य प्रतिलोम किसी भी सवाल में निकालने में दिक्कत नहीं होगी। योज्य प्रतिलोम में पद या संख्या जो आपको दी गई है उसका केवल चिन्ह बदलना है। धन है तो ऋण कर देना है और ऋण है तो धन कर देना। ध्यान रहे इसमें और बदलाव ना करें, अंशहर ना बदलें। यदि द्विपदीय या त्रिपदीय व्यंजक है आगे की कक्षाओं में तो उसे आप कोष्ठक में लगा दें और बाहर ऋण चिन्ह लगा करके और ऋण चिन्ह से कोष्ठक को हटा दें। ध्यान रहे कि ऋण चिन्ह से कोष्ठक हटाने पर सभी पदों के चिन्ह बदल जाएंगे और इस प्रकार आपको उस द्विपदीय या त्रिपदीय व्यंजक का आपको योज्य प्रतिलोम मिल जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं परिमेय संख्याओं के गुणधर्म की। आपके कोर्स में 3 नियम हैं: समृत नियम, क्रम विनिमय नियम और साहचर्य नियम। अब हम इन नियमों को समझेंगे। समृत नियम क्या है? हम कोई भी दो परिमेय संख्याएं, एक a और एक b ले लें और इन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ें तो हमें यदि परिमेय संख्या मिलती है जिसे हम c कहें तो इस नियम को हम समृत नियम कहेंगे। यानी दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने पर हमें परिमेय संख्या मिली तो ये कौन सा हो जाएगा? योग में समृत नियम। इसलिए यहां हाँ लिख देंगे। अब इसी तरह हम घटाएंगे व्याकलन में, तो अगर हाँ मिलता है तो हाँ लिखेंगे। गुणनफल में हमको हाँ मिलेगा और भाग में हमको नहीं मिलेगा। इसे हम आगे समझेंगे। अब हम देखें क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय क्या है? दो परिमेय संख्याओं को हमने जोड़ा, a धन b और फिर उल्टा जोड़ा बराबर b धन a। तो देखिए क्रम बदल गया। a यहां पहले था तो a में b जुड़ा और यहां b में a जुड़ा, तो क्रम बदल गया, इसलिए इसे हम क्रम विनिमय कहते हैं। और ऐसा करने पर हमें एक सा मिला दोनों बार तो हम इसमें हाँ लिख देंगे योग में। इसी तरह अगर घटाना देखें तो घटाना में नहीं मिलेगा आपको, गुणा में हाँ मिलेगा और भाग में नहीं मिलेगा। अब देखें साहचर्य नियम। तो हम 3 संख्याएं लेते हैं, परिमेय संख्याएं a b c। a धन कोष्ठक में b धन c बराबर कोष्ठक में a धन b कोष्ठक बंद धन c। तो यहां देखें a कोष्ठक के बाहर है और धन और कोष्ठक में है b धन c और बराबर में है कोष्ठक में a धन b और फिर कोष्ठक बंद और धन c। तो यहां पर आप देखें कि a बाहर था और यहां c बाहर है। यहां ये दो संख्याएं b और c कोष्ठक में थी, यहां a धन b है। तो इस नियम को हम साहचर्य नियम कहते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो इसमें मान रखने पर बाएं पक्ष में और दाएं में आपको अगर एक सा आता है तो हम हाँ लिखेंगे। तो योग में हाँ आएगा, व्याकलन में नहीं आएगा और गुणा में हाँ आएगा और भाग में नहीं आएगा। अब हम आगे बात करते हैं
वितरकता नियम या वितरण नियम। योग में ए कोष्टक में बी धन सी बराबर ए बी धन ए सी। तो यहां कोष्टक लगा है और बाहर ए लिखा है, इसका मतलब है कि ए का गुणा कोष्टक में हो रहा है। तो ए का गुणा बी में हुआ तो ए बी, धन है तो धन, और ए का गुणा सी में हुआ तो ए सी। इसी तरह हम व्यकलन यानी घटाना में भी देख सकते हैं। अब जो अपन ने पीछे नियम देखे, उन नियमों पर अपन एक समृत नियम लेकर के और उसको हम समझा रहे हैं। तो अब हम देखें कि यदि कोई दो परिमेय संख्या में a 2/3 ले लें और b 5/7, ये कोई हमने दो परिमेय संख्याएं ले ली। अब हम समृत नियम में योग, व्यकलन, गुणा और भाग में देखेंगे। योग में देखें तो a धन b, हमने a का मान रख दिया 2/3, b का मान रख दिया 5/7, हल किया तो 29/21 मिला। चूंकि यह एक परिमेय संख्या है, इसे अगर हम c मान लें तो हमें a धन b बराबर c, यानी हमें मिला परिमेय संख्या मिला, इसलिए इसका जो यानी उसमें अपन ने लिखा है रिजल्ट वो हाँ होगा। इसी प्रकार आप व्यकलन और गुणा में भी करके देख सकते हैं। तो a ऋण b करोगे जब घटाओगे तो भी आपको परिमेय संख्या मिलेगी, इसलिए इसमें आएगा हाँ। गुणा करोगे जब a का गुणा b में तो भी परिमेय संख्या मिलेगी, जिसे हम c मान लेंगे, तो इस बार भी हम लिख देंगे हाँ। अब हम देखेंगे भाग में। तो अब हम भाग करें a भागित b। a का मान हमने 2/3 लिया और b का मान हमने 5/7, हल किया तो हमें मिला 14/15। यह भी एक परिमेय संख्या है, परंतु यदि हम b की जगह 0 ले लें तब देखें क्या होता है। तब a भागित b बराबर a की जगह हमने 2/3 ले लिया और b की जगह हमने 0 ले लिया, और भाग किसी भी भाग या बटे में 0 होने पर उसका मान अपरिभाषित होता है, यानी यह परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए हम लिखेंगे भाग में, अतः a भागित b बराबर c, यानी c हमें परिमेय संख्या नहीं मिली है, इसलिए यहां पर रिजल्ट में नहीं लिखते। इसी प्रकार आप अन्य नियमों को क्रम विनिमय व सहचर आप हल करके देख सकते हैं, और आप जिस भी विद्यालय में पढ़ते हैं तो आप अपने गणित के विषय शिक्षक से इसको समझ सकते हैं। नोट: यदि हम शून्य को शामिल ना करें और फिर हम शून्य को छोड़कर a और b की जगह कोई भी परिमेय संख्याओं को लें, तो उस समय दूसरी सभी परिमेय संख्याओं के लिए समूह भाग के लिए अंतर्गत समृत है, लेकिन शून्य के लिए नहीं है। इसलिए हमने कहा कि यह नहीं होगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला है व्युत्क्रम। इसे हम गुणात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं। किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या है जिसका गुणा दी गई संख्या में करने पर 1 आता है। एक परिमेय संख्या यदि a/b है तो दूसरी शून्येतर, शून्येतर का मतलब है कि शून्य ना हो, c/d है। यदि इन दोनों का गुणा करने पर हमें 1 मिलता है तो यह एक दूसरे के व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएंगे। जैसे a/b का गुणात्मक प्रतिलोम c/d है तो c/d का a/b होगा। ध्यान रहे कि धन 1 ही आना चाहिए, ऋण 1 ना आए। उदाहरण के लिए ऋण 2/5 का व्युत्क्रम ऋण 5/2 है। अब इन दोनों का गुणा किया गया तो आपने देखा कि धन 1 आया। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो गुणा है दोनों का करने पर धन 1 आया। तो अब हम इसको अच्छे से नोट पॉइंट के द्वारा देखें। ध्यान रहे व्युत्क्रम में केवल अंश और हर आपस में बदलते हैं, चिन्ह नहीं। और यह भी ध्यान रखना है कि गुणनफल धन 1 आए, ऋण 1 नहीं। तो देखिए यहां पर 2/5 था तो भिन्न पलट गई, 5/2 हो गई, और यहां भी ऋण था तो यहां भी ऋण। चाहे आप अंश में लगाओ ऋण और चाहे हर में, वास्तव में वह
ऋण सामने पढ़ा जाता है। आगे बात करते हैं हम सीधे प्रश्नावली पर। तो जितने नियम आपने पढ़े उन नियमों के द्वारा हम प्रश्नावली को अब हल करेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल। उचित गुणधर्मों का उपयोग से मान ज्ञात कीजिए। ऋण 2/3 गुणित 3/5 धन 5/2 ऋण 3/5 गुणित 1/6। तो सबसे पहले हल में हमने सवाल लिख लिया। अब इसमें हम देखें 3 पद हैं, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। पद हमेशा धन और ऋण से अलग होते हैं। तो अब ये 3 पद हैं, तो पहले पद को हम ज्यों का त्यों लिख दें और यहां पर हम दूसरे को तीसरे के स्थान पे और तीसरे को दूसरे के स्थान पे। तो हमने क्रम बदल दिया, इसलिए इसमें क्रम विनिमय नियम लगेगा। तो यहां देखें ऋण 2/3 गुणित 3/5। अब हमने इनका क्रम बदल दिया, तो इसको पहले लिख दिया ऋण 3/5 गुणित 1/6 धन 5/2 और नियम में लिख दिया हमने क्रम विनिमय नियम। अगले स्टेप में आप देखिए कि जो ये 3/5 है ये दोनों में गुणा में है, यहां भी गुणा में है और यहां भी गुणा में। तो हम इसको बाहर ले लें, तो यहां कोष्टक के बाहर लेने पर कोष्टक में बचेगा ऋण 2/3 और यहां से बचेगा ऋण 1/6 और धन 5/2 ज्यों का त्यों। तो यहां पर ये दोनों में गुणा था और हमने इसको 3/5 को बाहर ले लिया, तो वास्तव में इसमें वितरकता या वितरण नियम लगा। अब ये जो कोष्टक है इसको हम या तो लघुत्तम के द्वारा हल कर लीजिए और नहीं तो एक सरल विधि के द्वारा हम हल कर लें। नीचे हमने जो हर हैं दोनों का हर का गुणा करके लिख दिया 3 गुणित 6 और ऊपर हमने तिरछा गुणा कर दिया, तो ऋण 2 गुणित 6 ऋण 1 गुणित 3 कोष्टक बंद कर दिया धन 5/2। अब यहां पर 3 से 3 कट गए, तो हमारे पास बचा 1/5। अब यहां गुणा कर लें, तो ऋण 12 ऋण 3/6 धन 5/2। आगे देखें तो हमारे पास आया 1/5 गुणित ऋण 15/6 धन 5/2। 5 से कट गया, 5 3 15 और 3 से 6 कट गए, 3 दूनी 6। तो हमारे अगले स्टेप में आया ऋण 1/2 धन 5/2। अब आगे हम देखें तो दोनों के हर में 2 है, इसलिए लघुत्तम 2 आ गया और ऋण 1 धन 5, तो हमारे पास आया 4/2, काट दिए तो हमारे पास बचा 2। इस तरह ये पहले सवाल में आपका उत्तर आया 2। अब इस सवाल को आप फिर से करिएगा और जब ये आपको बनने लगे तो इसका दूसरा सवाल आप करिए और अपने शिक्षक को चेक करा लीजिएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न दूसरे का तीसरा। ऋण 6/ऋण 5 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ऋण 6/ऋण 5, तो ऋण और ऋण का वास्तव में कटते नहीं, गुणा होता है, लेकिन अपन सामान्य भाषा में बोलते हैं कि ऋण से ऋण कट गया, तो ऋण का ऋण में गुणा हुआ तो धन हो गया 6/5। अब जो हमारे पास मेन संख्या आई, मूल संख्या 6/5, 6/5 का योज्य प्रतिलोम, तो हमने अभी बताया कि योज्य प्रतिलोम में केवल चिन्ह बदल जाता है। तो इसके आगे धन है तो अपने आप ऋण आएगा। निकालने का तरीका, सबसे पहले हम कोष्टक लगा देंगे, बाहर ऋण लगा देंगे, ऋण से कोष्टक हटाएंगे, उत्तर आ जाएगा ऋण 6/5। आगे बढ़े हम, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ऋण 5/8 गुणित ऋण 3/7। तो पहले हम इसको हल कर लें, तो हल करने पर हमारे पास आएगा 15/56। ऋण ऋण का गुणा हुआ तो धन और ये आपस में किसी तरह नहीं कट रहे, तो हमारे पास है 15/56। अब 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो आपने समझा कि गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए हम सिर्फ भिन्न को पलट देते हैं, चिन्ह को नहीं बदलते। तो 15/56 का हो गया 56/15। यदि हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें गुणनफल धन 1 प्राप्त होगा। अब देखें हम 6/13 को ऋण 7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो 6/13 गुणित कोष्टक में ऋण 7/16 का व्युत्क्रम, तो पहले हम इसका व्युत्क्रम कर दें, तो हो गया 16/7। अब ये भी किसी तरह नहीं करते, तो ऊपर का ऊपर, अंश का अंश में और हर का हर में गुणा कर दीजिए और ऋण का चिन्ह 1 है इसलिए यहां पर ऋण आएगा। आगे बात करते हैं हम, क्या ऋण
एक सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। क्यों अथवा क्यों नहीं? तो हम इन दोनों का करेंगे गुणा, और गुणा करने पर देखेंगे कि धन 1 आता है कि नहीं। तो हमने गुणा करके लिखा और हमने इसे हल किया, तो 8 एकम 8 और 1 9/8, ऋण 9/8 गुणित 8/9। 8 से 8 कट गया, 9 से 9 कट गया, ऋण 1 आया। तो धन 1 आना चाहिए जबकि ऋण 1 आया, इसलिए यह गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, क्योंकि इनका गुणनफल 1 नहीं आया। अगला प्रश्न देखें हम, क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? उसी तरह जो पिछले सवाल की तरह, तो हमने 3 सही 1/3 गुणित 0.3 लिखा, हल किया, 3 तिरका 9, 10/1 जोड़ दिया, तो 10/3 गुणित 3/, अब काट दिया तो हमें मिला 1, और यहां पर हमें धन का 1 मिला है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह गुणात्मक प्रतिलोम है। और आप देखिए हमने लिखा है कि यह गुणात्मक प्रतिलोम है क्योंकि इनका गुणनफल। प्रश्न नंबर 10वां, पहला, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता, तो वह है 0, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं और पलट देंगे तो 1/0, और हर में 0 आ गया, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। दूसरा, परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, 1 और ऋण 1, इनके दोनों के बटे में हम 1 लिख के और पलट देंगे तो फिर वही संख्या आ जाएगी। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, तो वह है 0, क्योंकि धन 0 और ऋण 0 एक जैसा होता है या समान होते हैं। खाली स्थान भरिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 0 का व्युत्क्रम अभी आप पढ़ चुके कि नहीं होता। संख्या तो अभी आप ऊपर पढ़ चुके, 1 और ऋण 1 स्वयं के व्युत्क्रम के समान। ऋण 5 का व्युत्क्रम, तो ऋण 5 को हम ऋण 5/1 लिख दें और पलट दें तो 1/ऋण 5 या ऋण 1/5 हम कह सकते हैं। 1/x में व्युत्क्रम होगा x। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या आता है। आप करके देख सकते हैं, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम हमेशा धनात्मक आता है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि व्युत्क्रम में चिन्ह नहीं बदलता। अब हम प्रश्नावली 2 करने से पहले हम आपको उसके सूत्र परिभाषाएं बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं का निरूपण। तो आपकी पुस्तक में पेज नंबर 16 में संख्या रेखा दी गई है, कुछ उसमें आप देख लीजिए। पहले में लिखिए प्राकृत संख्या, यह 1 से शुरू होती है और यह दाईं तरफ अपरिमित रूप से बढ़ती है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3, और यह भी दाईं तरफ अपरिमित रूप से बढ़ती है। इसलिए आप ध्यान से देखिए, दोनों में दाईं तरफ तीर का निशान लगा है। पूर्णांक संख्याएं ये बाएं और दाएं दोनों तरफ अपरिमित रूप से होती हैं, दोनों तरफ तीर के निशान लगे हैं। यदि हम 0 बीच में लिखें तो दाहिनी तरफ 1 2 3 4 और बाईं तरफ ऋण 1 2 3 4 होगा, क्योंकि जो परिमेय संख्याएं हैं वो पूर्णांक से मिलकर बनी है, इसलिए यह इसमें भी संख्या रेखा बाईं तरफ और दाईं तरफ अपरिमित रूप से बढ़ती है। अब हम पेज नंबर 17 में देखेंगे कि कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उनको आप अच्छे से समझ लीजिए। इसमें देखें हम कि 4/3, 5/3, 6/3, 7/3, तो इनके हर में 3 है, तो 0 से 1 के बीच हम इसे समान यानी बराबर 3 भाग बांट लेंगे। यहां से देखें 0 से शुरू करके 1 2 3, इसी तरह 1 से 2 को भी हम 3 बराबर भाग में बांट लें, 2 से 3 को भी हम 3 बराबर भागों में बांट लें। अब यहां से 0 को हम 0/3 भी लिख सकते हैं, 0 ही रहने दीजिए। पहला भाग है तो 1/3, 2/3, 3/3 का मतलब 1 होता है, 4/3 ऐसे हम लिख दें। तो 4/3 आप चित्र में देख रहे हैं, संख्या रेखा में यहाँ आएगा, 5/3, 6/3 ऐसे हम लिख सकते हैं। अब हम देखें 1/8, क्योंकि 1/8 में हर में 8 है, तो 0 से 1 को हम 8 बराबर भागों में बांटें। यदि मान लो और आगे कुछ ऐसा होता और 1 से 2 कोई और होता, तो 1 से 2 को भी हम 8 भागों में बांटते। देखें हम 0 से शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से लिखेंगे अगर हम 0 के बाद 0 को 0 ही रहने दीजिए, तो 1/8
8, 2/8, ऐसे 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और 8/8 का मतलब होगा 1। आगे हम प्रश्नावली में इसके सवाल करा देंगे। अब आते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना। इसकी दो विधियां हैं। पहली विधि है कि 3/10 और 7/10 के बीच तीन परिमेय संख्याएं निकालें। तो इसमें जब भी दो परिमेय संख्याएं निकालो तो इनके हर देख लो कि एक जैसे हैं कि नहीं। हैं, नहीं है तो बराबर कर लें। अब 3/10 है तो हम 3 के आगे पढ़ेंगे तो आएगा 4/10, फिर 5/10 और 6/10। अब हम 3/10 में हम लिख सकते हैं 30/100। अगर हम 3/10 में ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दें तो 30/100 हो गया। अब इसमें 10 का किया था तो 60/10 में भी करोगे तो यहां हो जाएगा 70/100। अब 30 के आगे देखें तो 31/100, 32/100, 33/100, इस तरह लिखते जाएंगे तो हमें मिलेगी 68/100 और 69/100। इस प्रकार हमें 39 परिमेय संख्याएं मिलेंगी। ऊपर मिली थी 3 और अब उनके बीच यानी 3/10 और 7/10 के बीच हमें मिल गई 39। अभी हमने 100 का गुणा किया था, 10 का गुणा किया था। अब हम मान लो 1000 का कर दें तो यहां हो जाएगा 3000 और 10 में करोगे तो हो जाएगा 10,000। अब क्योंकि हमने कितने का किया इसमें 1000 का तो इसमें भी 1000, तो यहां हो गया 7000 और बटे में हो गया 10,000। अब हम यहां से शुरू करें तो आएगा 3001/10,000। फिर ऐसे ही दूसरी और अंत में आएगी 6999/10,000 और हमें कितनी मिल गई 3999। और ये सभी संख्याएं क्योंकि हमने उनको परिवर्तित रूप कर लिया है जो हमें परिमेय संख्याएं थी, तो ये सभी किसके बीच की संख्याएं कहलाई 3/10 और 7/10 के बीच। इस प्रकार हम दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। अब इसमें नोट में हमने लिखा है कि ध्यान रहे हर समान होना चाहिए। इस विधि में हर अगर समान नहीं है और आप करोगे तो वह गलत। जो दूसरी विधि है, यदि a और b कोई दो परिमेय संख्याएं हैं तो हम इसमें बीच या मध्य की संख्या लिखेंगे a धन b/2, यानी दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग करेंगे तो तीसरी मिल जाएगी बीच की। अब फिर ऐसे ही 2 लेंगे फिर भाग करेंगे और इस प्रकार हमें परिमेय संख्याएं बीच बीच की मिलती जाएंगी। नोट में हमने लिखा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित यानी अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, ये आप याद कर लें। अब हम देखें प्रश्नावली 1.2। प्रश्न पहले का पहला 7/4 को संख्या रेखा पर निरूपित करो। अब बटे में कितना है 4, तो अभी आपने पीछे पढ़ा था कि जो हर है उसके अनुसार भाग करने हैं। तो अब हम 0 से 1 को हम 4 समान भाग में कर लें, 1, 2, 3 और 4, और 0 को 0 रहने दें तो 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 यानी 1। अब क्योंकि हमें 7/4 चाहिए तो इसके आगे फिर हम 1/2 को फिर 4 बराबर भागों में बांट लें और फिर उसी तरह हम चले जाएंगे। अब देखें 7/4 तो इसमें यहां दिख रहा है ये, तो ये वाला बिंदु शो करेगा 7/4 को। तो इस तरह आप आराम से किसी भी संख्या रेखा में परिमेय संख्याओं को आप दर्शा सकते हो। और 7/4 को अगर हम चाहें तो 1 सही 3/4 भी लिख सकते हैं, यानी 0 से 1 लेंगे और 1 से 2 वाले को हम 4 भाग में बांटेंगे और उसे हम अगर 1, 2, 3 लिखेंगे तो वो भी उसी स्थान पर हमें मिलेगा। आगे हम अगले प्रश्न पे करते हैं चर्चा, चौथे प्रश्न पे। ऋण 2/5 और 1/2 के बीच 10 परिमेय संख्याएं निकालो। ध्यान से देखिए, ऋण 2/5 और 1/2 के बीच परिमेय संख्या निकालना, परंतु इनके हर समान नहीं है। तो इनके हर या तो लघुत्तम विधि से कर लीजिए और नहीं तो हम गुणज विधि से बताते हैं। तो सबसे पहले हमने पहली लिखी है ऋण 2/5 और यहां पे बाजू में आप रफ कार्य कर लीजिए। इसका हर है 5 तो 5 का गुणज लिख दीजिए, 5, 10,
15, 20 ऐसे आप लिख लीजिए, ज़्यादा मत लिखिए, पहले अगर ज़रूरत पड़े तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। अब इसका हर है 2, तो 2 के गुणज लिखें, 2, 4, 6, 8, 10। अब इसमें भी 10 आया, इसमें भी 10 आया, तो इन दोनों में ये कॉमन गुणज है। अब हम इसके अनुसार इसके हर समान करेंगे। तो ऋण 2/5 बराबर, फिर लिखेंगे ऋण 2/5। अब इसमें कितने का गुणा करेंगे? तो हम देखिए 5 को हमें 10 बनाना है, तो 5 का अगर हम यहां से पहाड़ा पढ़े, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितनी बार पढ़ा? 2 बार। तो नीचे भी 2 का गुणा करेंगे और ऊपर भी। अब जैसे ही हम नीचे ऊपर 2 का गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा ऋण 4 और नीचे हो जाएगा 10। तो यह जो ऋण 2/5 है परिमेय संख्या, वह ऋण 4/10 के रूप में रूपांतरित हो गई। अब देखें 1/2, तो अब 2 का पहाड़ा हमने ये 10 के लिए लिया था, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पंचे कितनी बार पढ़ा? 5 बार। तो हम यहाँ अंश और हर में 1/2 के 5 का कर देंगे गुणा, तो ऊपर हो जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 10। अब हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 10। तो हम ऋण 4 के आगे शुरू करें तो ऋण 3/10, ऋण 2/10, ऋण 1/10, 0, ऐसे हम देखेंगे तो हमें 10 परिमेय संख्याएं नहीं मिल रही। अब ऋण नहीं मिल रही तो अब हम क्या करें? तो अब हम ऋण 4/10 जो हमारा था उसमें हम 2 का गुणा कर दें या 3 का, अपने अनुसार करके देख लीजिए कि आ रहा है कि नहीं। तो अब हम यहाँ ऋण 4/10 जो हमारे पास ऊपर परिमेय संख्या थी ऋण 2/5, यह काय में बदल गई थी? ऋण 4/10 में। और 1/2 काय में बदल गई थी? 5/10 में। तो हमने लिया है ऋण 4/10 और यहाँ लिया हमने 5/10। अब हमने इसके अंश और हर में 2 का गुणा करके देखें और फिर देखें कि आ रहे हैं कि नहीं। नहीं आएंगी तो हम 2 की जगह 3 का करेंगे, और नहीं आएंगी तो 4 का। हम इस तरह ले सकते हैं, लेकिन आप क्या करो कि पहले 2 का कर दो, नहीं आता तो 4 का कर दीजिए, नहीं आता तो 8 का, ऐसे 10 का, किसी का भी आप कर सकते हैं। तो हम 2 का गुणा करें ऊपर नीचे ऋण 4/10 में, तो हमारे पास आएगा ऋण 4 गुणित 2, 10 गुणित 2, तो आएगा ऋण 8/20। अब 5/10 था, 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो हमारे पास आ गया 10/20। आप चाहो तो इसके बराबर में आप लिख सकते हो जो अपनी मूल संख्या थी, क्या थी हमारे पास? ऋण 2/5। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऋण 2/5। और यहां पर अपने पास क्या थी जो अपन ने पहले ऊपर देखी? हमारे पास मूल संख्या थी जो 1/2, तो हम इसे भी यहां बराबर में इसके पहले लिख सकते हैं। अब इसमें हमने ऊपर 2 का गुणा किया तो यहां भी 2 का, ऐसा नहीं कि यहां 2 का करो यहां 3 का, तो गलत हो जाएगा। तो हमने 2 का ऊपर नीचे गुणा किया तो आया 10/20। अब ऋण 8 के बाद हम देखें तो ऋण 8 के बाद आएगा ऋण 7/20, ऋण 6/20, ऋण 5/20, ऋण 4/20, ऐसे हम लें तो हमें 10 परिमेय संख्याएं बड़े आराम से मिल जाती हैं। और अधिक चाहिए तो अभी आपने यहाँ 2 का गुणा किया था, 3 का कर दीजिए ऊपर नीचे, इसमें भी और इसमें भी, तो और ज्यादा। वो अपन ने पीछे पढ़ा था कि हम कैसे परिमेय संख्याओं को निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं। फिर वही पुरानी विधि जो आपने पहले अभी पढ़ी, तो इसमें हर समान नहीं है तो हम हर के गुणज को लिखेंगे। 4 का लिखें, 4 एकम यानी 4, 8, 12। 2 को लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 12, 10। अब इसमें दोनों में कॉमन क्या मिल गया? 4, तो यानी हमें हर को 4 बनाना है, तो 1/4 हमने ले लिया। अब यहां हम देखें तो 4 का 4 एकम 4 यानी एक बार, तो हमने ऊपर नीचे वास्तव में 1 का गुणा किया है। आप ना भी करो तो चल सकता है। तो यहां इसका मान 1/4 ही आया। अब 1/2, तो 1/2 में हम 4 के लिए यहां पर आप रफ कार्य में देखिए 2 दूनी 4 यानी 2 बार पढ़ा पहाड़ा, तो 2 का ऊपर नीचे गुणा, तो 2/4 यह रूपांतरित परिमेय संख्याएं हो गई। अब देखें तो इनके बीच में परिमेय संख्याएं नहीं आ रही क्योंकि 1 और 1 से है आगे 2। तो अब हम फिर वही पुरानी विधि
क्या तो 2 का गुणा करें या 3 का या 4 का, अपने अनुसार आप करके देख सकते हो। आप पहले 2 का कर लो, नहीं आता तो 5 का कर लो, नहीं आता तो 8 का कर लो, नहीं आता तो 10 का। या आप तो हम ये कहते हैं कि पहले 5 का कर लो, 5 के में नहीं आता तो 10 का कर लो, तो एकदम सीधे सीधे आ जाएंगे। 2 का ना करके पहले 5 का कर दीजिए और फिर और कम पड़ रही तो 10 का कर दीजिए। तो मैं यहाँ 8 का गुणा करता हूँ। 1/4 में ऊपर नीचे हमने 8 का गुणा किया तो हमारे पास आया 8/32। 2/4 में भी हमने 8 का गुणा किया तो आया 16/32। देखो दोनों में हर समान है। अब 8 से हम आगे गिनेंगे और हमको कुल कितनी परिमेय संख्याएं चाहिए है, 5। तो हम लिखेंगे 9/32, 10/32, इस तरह है 11/32, 12/32 और 13/32। तो हमें परिमेय संख्याएं मिल गई। तो ये था आपका अध्याय 1 परिमेय संख्याओं पर आधारित वीडियो। अब आपको, हमें विश्वास है कि आपको यह अध्याय बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हमारे सभी विषयों के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाइए। धन्यवाद।